इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हमने सिर्फ सिंपल 5 स्टेप फॉलो करके एक छोटे से सिटिंग एरिया को कोजी एंड फंक्शनल बेडरूम में बदल दिया, और वो भी पुराने फर्नीचर को रीयूज करते हुए। आप भी इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके अपने किसी भी पुराने रूम को नया लुक दे सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी स्टेप होता है लेआउट प्लानिंग। इसके लिए हमने रूम का साइज लिया, और क्योंकि हमें पुरानी वार्डरोब को एज इट इज यूज करना था इसलिए उसकी पोजीशन को फिक्स रखा गया। रूम की विड्थ काफी कम थी, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बेड को कॉर्नर में प्लेस करेंगे और साथ ही बेड का साइज क्वीन रखेंगे। क्वीन साइज बेड के लिए हमने 5 फीट चौड़ा और 6.5 फीट लेंथ में बेड को बनाया। ऐसा करने से बालकनी वाली डोर साइड में हमें 3.5 फीट का मूवमेंट स्पेस मिल गया, ताकि वहाँ पे वॉकिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। ड्रेसिंग प्लान करने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम एग्जिस्टिंग वार्डरोब को ही मॉडिफाई करेंगे। साथ ही एक्स्ट्रा स्टोरेज प्लान करने के लिए हमने अवेलेबल निश को यूज किया। लेआउट फिक्स हो जाने के बाद हमने इसका 3D डिजाइन तैयार किया, जो कि न्यूट्रल कलर थीम में प्लान किया गया। क्योंकि रूम का साइज स्मॉल था इसलिए कलर को लाइट टोन में रखा गया। 3D डिजाइन से कॉन्ट्रैक्टर और कारपेंटर को काम समझाना बहुत आसान हो जाता है। अब एग्जीक्यूशन वाली स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 2 है वार्डरोब ट्रांसफॉर्मेशन। नया वार्डरोब बनाने की जगह हमने पुराने वार्डरोब को ही रीयूज किया। यकीन मानिए सिर्फ लैमिनेट का कलर चेंज कर देने से हमारी वार्डरोब का लुक पूरा फ्रेश हो गया और बजट भी काफी कम आया। दोस्तों, फर्नीचर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसकी कंडीशन अच्छी है तो रीयूज करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये आपका बजट भी सेव करता है, साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी काफी बढ़िया रहता है। एग्जिस्टिंग वार्डरोब शटर की पुरानी माइका के ऊपर नई माइका पेस्ट करने के लिए हमने रीलैम एडेसिव का यूज किया। इसके लिए हमने पहले पुराने पल्लों को निकाला, उसके ऊपर माइका कटर के माध्यम से ग्रूव्स बनाए। ग्रूव्स हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से बनाए, और उसके बाद ग्लू गन के माध्यम से उसके ऊपर रीलैम एडेसिव को लगाया। उसके बाद हमने कंघी यूज करके एडेसिव को फैलाया, और उसके बाद नई माइका उसके ऊपर पेस्ट कर दी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पुरानी माइका के ऊपर कोई गंदगी ना रहे, ये आपको इंश्योर करना है, ताकि आपकी इजीली नई माइका पेस्ट हो पाए। नई माइका पेस्ट हो जाने के बाद वार्डरोब का जो लुक है वो पूरा फ्रेश हो गया था। इसी वार्डरोब के साइड में एक स्पेस अवेलेबल था, जहाँ पे हमने उसकी डेप्थ को यूज करके एक स्मार्ट ड्रेसिंग का प्लान किया, और उसके अंदर ड्रेसिंग का स्टोरेज बनाया। साथ ही नीचे ड्रॉर्स प्लान कर दी, ताकि एक डेडिकेटेड ड्रेसिंग एरिया मिल पाए। साथ ही जो पुराने सिटिंग एरिया के ऊपर एक निश बना हुआ था, जिसके अंदर रैंडम शेल्फ लगी हुई थी, उस निश के ऊपर हमने MDF लगा करके नई माइका पेस्ट कर दी। साथ ही वहाँ पे शेल्फ्स को हटा करके वहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स प्लान कर दी, ताकि वहाँ पे एक स्टोरेज निकल पाए, और उसके ऊपर पल्ले से कवर कर दिया। उसी निश के अंदर हमने एक हिस्से को ओपन रखा, ताकि वहाँ पे पानी का जग या कुछ प्लांट्स वगैरह रख पाए, वो एक बेड साइड टेबल के रूप में काम ले पाए। क्योंकि इस रूम का साइज स्मॉल था, यहाँ पे अलग से बेड साइड टेबल को प्लान करना पॉसिबल नहीं था। स्टेप नंबर 3 है दोस्तों न्यू स्टोरेज बेड प्लानिंग। दोस्तों, यहाँ पे जगह के हिसाब से क्वीन साइज बेड बनाया गया। इसमें एक साइड ड्रॉअर प्लान की गई और दूसरी साइड सिंपल हिंजेस वाला स्टोरेज प्लान किया गया। वैसे तो ड्रॉअर वाला जो स्टोरेज रहता है दोस्तों, वो सबसे कंफर्टेबल रहता है यूज करने में, लेकिन इसके लिए आपको सामने क्लियर स्पेस चाहिए होता है, ताकि आप ड्रॉअर को इजीली ओपन कर पाओ। साथ ही इसका बजट भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए आप अपने यहाँ पे क्लियर स्पेस कितना मिल रहा है और आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आपको ड्रॉअर का स्टोरेज प्लान करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप हिंजेस वाला स्टोरेज भी प्लान कर सकते हो, या फिर बेड लिफ्टर भी प्लान कर सकते हो। एक खास टिप मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बेड में ड्रॉअर बनाने वाले हो तो आप हमेशा ऑन व्हील वाली ड्रॉअर बनाइए। इससे आप पूरी ड्रॉअर को बाहर निकाल सकते हो और इजीली नीचे की साफ सफाई कर सकते हो। अगर आप चैनल लगा करके बेड ड्रॉअर बनाते हो तो वो चैनल्स उसका वेट नहीं ले पाती, क्योंकि बेड की ड्रॉअर जनरली काफी बड़ी साइज की होती है, उसमें काफी सारा वेट होता है, इसलिए वो चैनल जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा ऑन व्हील वाली ड्रॉअर आपको बेड के नीचे बनानी चाहिए। साथ ही अगर आपका रूम स्मॉल है तो आप बेड की एजेस को राउंड करने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मूवमेंट स्पेस कम होता है। ऐसे में आते आते टकराने के चांसेस रहते हैं। अगर एजेस शार्प रहेगी तो उससे लगने के चांसेस रहेंगे, इसलिए हमेशा राउंड एजेस जरूर बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्नीचर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लैमिनेट के कलर कोड शो कर रहा हूँ, जो हमने इस बेडरूम में यूज किए हैं। स्टेप नंबर 4 में हम बात करेंगे दोस्तों फर्निशिंग के बारे में। फर्निशिंग में 2 एलिमेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, एक है हेडबोर्ड और एक है आपका कर्टन्स। सबसे पहले हेडबोर्ड समझ लेते हैं। जब भी आप कॉर्नर बेड प्लान करें तो हमेशा आपको L शेप में ही अपने हेडबोर्ड को प्लान करना है। कई बार मैंने देखा है लोग सिर्फ एक साइड में हेडबोर्ड बना देते हैं, ऐसे में कॉर्नर बेड का लुक उतना अच्छा नहीं आता और यूज़ केस भी उसका नहीं हो पाता। अगर आप कॉर्नर बेड प्लान करें तो दोनों साइड L शेप में आपको हेडबोर्ड की प्लानिंग करनी चाहिए। यहाँ पे भी हमने वही किया है, और साथ ही इसको हमने सुएड लेदर में प्लान किया है। साथ ही उसका हाइट इस तरह से प्लान किया है कि वो एग्जिस्टिंग फर्नीचर को डिस्टर्ब ना करे और एक क्लियर बाउंड्री बना दे। फर्निशिंग में नेक्स्ट एलिमेंट है कर्टन्स। कर्टन्स यहाँ पे हमने सॉलिड प्लेन कलर के यूज़ किए और फ्लोर टू सीलिंग कर्टन्स यूज़ किए हैं। इसके 2 बड़े फ़ायदे हुए। पहला, हमारा बेड का बैक वॉल अनइवन था। कर्टन को हमने इस तरह से प्लेस किया कि वो वॉल अब इवन लग रहा है, मतलब कि वॉल अच्छा लगने लगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि फ्लोर टू सीलिंग कर्टन जब हम प्लान करते तो एक छोटा रूम भी बड़ा नज़र आता है। साथ ही बेड का बैक वॉल भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आने लगा। अगर आपका रूम स्मॉल है तो आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप सॉलिड कलर्स यूज़ करें, प्रिंटेड के ऊपर ना जाएं। प्रिंटेड से ज़्यादा मॉडर्न और एलिगेंट सॉलिड कलर के कर्टन्स लगते हैं। स्टेप नंबर 5 है सीलिंग एंड लाइटिंग।
बजट कंट्रोल और मौजूदा वार्डरोब को बचाए रखने के लिए हमने फॉल सीलिंग को अवॉइड किया। फॉल सीलिंग बनाने से ना सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा लगता है बल्कि सीलिंग हाइट भी कम हो जाती है और कमरा छोटा लगने लगता है। यहाँ पे हमने बहुत सिंपल डायरेक्ट लाइटिंग यूज़ किया। यहाँ पे 25 mm का सरफेस प्रोफाइल लाइट और सरफेस पैनल लाइट यूज़ की गई। वायरिंग ना दिखे इसके लिए सीलिंग में पतली सी झिरी की गई और आप देख सकते हैं बिना फॉल सीलिंग के भी सीलिंग का लुक कितना मॉडर्न और प्रीमियम आ रहा है। किसी भी रूम रिनोवेशन के अंदर लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सीलिंग पे प्रॉपर लाइट होने से पूरे रूम का एस्थेटिक बहुत इंप्रूव होता है। तो आपको सीलिंग के ऊपर लाइटिंग जरूर प्लान करनी चाहिए। और दोस्तों अब आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कैसे एक छोटा सिटिंग एरिया एक अच्छा कोजी एंड फंक्शनल बेडरूम बन चुका है। इस रूम रिनोवेशन से आप 3 चीजें जरूर सीख सकते हो। पहला ये कि आप फर्नीचर को रीयूज करें, एग्जिस्टिंग लैमिनेट के ऊपर नया लैमिनेट पेस्ट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप बिना फॉल सीलिंग के भी सीलिंग लाइट्स डायरेक्टली प्लान करके फॉल सीलिंग वाला लुक लेके आ सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है फ्लोर टू सीलिंग कर्टन प्लान करना। ऐसा करने से भी आपका छोटा रूम बड़ा लगने लगता है, साथ ही रूम का जो वॉल है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आती है। आपने देखा कि स्मॉल स्पेस को सही प्लानिंग से कितना ऑर्गेनाइज बनाया जा सकता है। एक क्लियर डिज़ाइन प्लान आपका टाइम, पैसा और एनर्जी बचाता है। अगर आप भी अपने घर में किसी रूम को रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे हैं और उसका इंटीरियर डिज़ाइनिंग हमसे कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह से होम इंटीरियर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।